एपिसोड 16 लूसी वेस्टेनरा की डायरी। 12 सितंबर। वे सब मेरे प्रति कितने अच्छे हैं। मैं उस प्रियडॉ वैन हेल्सिंग से सचमुच बहुत स्नेह करती हूं। मैं सोचती हूं कि वे इन फूलों को लेकर इतने चिंतित क्यों थे। वे सचमुच मुझे डरा ही बैठे थे, इतने कठोर हो गए थे। फिर भी वे अवश्य सही रहे होंगे, क्योंकि मुझे इनसे पहले ही सांत्वना मिल रही है। किसी तरह आज रात मुझे अकेले होने का भय नहीं लग रहा और मैं बिना डर के सो सकूंगी। खिड़की के बाहर कोई फड़फड़ाहट भी हो तो मुझे परवाह नहीं होगी। ओह, हाल के दिनों में नींद के विरुद्ध जो भयानक संघर्ष मुझे करना पड़ा है। अनिद्रा का दर्द या फिर नींद के भय का दर्द, और उसके साथ वे अज्ञात भयावहताएं जो मेरे लिए उसमें छिपी रहती है। कितने धन्य हैं वे लोग जिनके जीवन में कोई भय, कोई आशंका नहीं होती, जिनके लिए नींद एक ऐसा आशीर्वाद है जो हर रात आता है और केवल मधुर स्वप्न ही लाता है। खैर, आज रात मैं यहां सोने की आशा लिए लेटी हूं। जैसे नाटक की ओफेलिया, कुमारी मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ। मुझे पहले कभी लहसुन पसंद नहीं था, पर आज रात ये बड़ा सुहावना लग रहा है। इसकी गंध में शांति है। मुझे नींद आती हुई महसूस हो रही है। शुभ रात्रि सबको। डॉक्टर सीवार्ड की डायरी। 13 सितंबर। बर्कले में गया और वैन हेल्सिंग को हमेशा की तरह समय पर पाया। होटल से मंगाई गई गाड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रोफेसर ने अपना बैग उठाया, जिसे वे अब हर बार अपने साथ लाते हैं। सब कुछ ठीक ठीक लिख लिया जाए। वैन हेल्सिंग और मैं 8 बजे हिलिंगहैम पहुंचे। वो एक सुंदर सुबह थी। उजली धूप और प्रारंभिक शरद ऋतु की ताजगी प्रकृति के वार्षिक कार्य की पूर्णता जैसी लग रही थी। पत्तियां अनेक सुंदर रंगों में बदल रही थी, पर अभी तक पेड़ों से गिरना शुरू नहीं हुई थी। जब हम भीतर गए तो सुबह के कक्ष से निकलती हुई मिसेज वेस्टेनरा मिली। वे सदैव जल्दी उठती है। उन्होंने हमारा स्नेहपूर्वक स्वागत किया और कहा, आप ये जानकर प्रसन्न होंगे कि लूसी अब बेहतर है। प्यारी बच्ची अभी भी सो रही है। मैंने उसके कमरे में झांक कर उसे देखा, पर भीतर नहीं गई, कहीं उसे जगा न दूं। प्रोफेसर मुस्कराए और अत्यंत प्रसन्न दिखे। उन्होंने अपने हाथ रगड़े और कहा, आहा, मुझे लगा था कि मैंने रोग की सही पहचान की है। मेरा उपचार काम कर रहा है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, डॉक्टर, सारा श्रेय आप स्वयं को न दें। आज सुबह लूसी की अवस्था कुछ हद तक मेरे कारण भी है। आपका क्या अभिप्राय है, महोदया? प्रोफेसर ने पूछा। मैं रात में उस प्यारी बच्ची को लेकर चिंतित थी और उसके कमरे में गई। वो गहरी नींद में सो रही थी, इतनी गहरी कि मेरे आने से भी नहीं जगी। पर कमरा अत्यंत घुटन भरा था। वहां उन भयानक, तीव्र गंध वाले फूलों के बहुत से गुच्छे हर जगह रखे थे, और उसने तो एक गुच्छा अपनी गर्दन के चारों ओर भी बांध रखा था। मुझे भय हुआ कि उनकी भारी गंध उसकी दुर्बल अवस्था में उसके लिए अधिक हो जाएगी। इसलिए मैंने वे सब हटा दिए और थोड़ी ताजी हवा आने के लिए खिड़की थोड़ी खोल दी। मुझे विश्वास है कि आप उसे देखकर प्रसन्न होंगे। वो अपने बुधवार की ओर चली गई, जहां वे प्राय जल्दी नाश्ता करती थी। जब वे बोल रही थी, मैं प्रोफेसर के चेहरे को देख रहा था और उसे राख की भांति धूसर पड़ते देखा। वे उस बेचारी महिला के सामने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे, क्योंकि वे उसकी स्थिति जानते थे और समझते थे कि कोई भी झटका उसके लिए हानिकारक होगा। जब वे उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए दरवाजा थामे खड़े थे, तब भी उन्होंने उस पर मुस्कान बनाए रखी। परंतु जैसे ही वो ओझल हुई, उन्होंने मुझे अचानक और बलपूर्वक भोजन कक्ष में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगर यहां तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बनी रहे। अब चलते हैं कहानी में। तब अपने जीवन में पहली बार मैंने वैन हेल्सिंग को टूटते हुए देखा। उन्होंने अपने हाथ सिर के ऊपर उठा लिए, मानो निःशब्द निराशा में हों, और फिर असहाय ढंग से अपनी हथेलियां आपस में पटकने लगे। अंततः वे एक कुर्सी पर बैठ गए
और अपने हाथ चेहरे के सामने रखकर जोर जोर से सिसकने लगे। ऐसी सूखी, तीखी सिसकियां जो मानो उनके हृदय की गहरी पीड़ा से निकल रही हों। फिर उन्होंने अपनी भुजाएं फिर से उठा दी, जैसे समस्त ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रहे हों। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, उन्होंने कहा, हमने क्या किया है, इस बेचारी ने क्या किया है कि हम इतनी भयंकर विपत्ति से घिर गए हैं? क्या अब भी हमारे बीच कोई भाग्य है जो पुराने बुतपरस्त संसार से भेजा गया हो कि ऐसी बातें इस प्रकार घटित हों? ये बेचारी मां जो कुछ नहीं जानती और सब कुछ भलाई के लिए समझकर करती है, ऐसा काम कर बैठती है कि अपनी बेटी को शरीर और आत्मा दोनों से खो दे, और हम उसे बता भी नहीं सकते, हम उसे चेतावनी भी नहीं दे सकते, नहीं तो वो मर जाएगी और तब दोनों ही मर जाएंगी। ओह, हम कितने बुरी तरह घिर गए हैं, कैसे सारे शैतानों की शक्तियां हमारे विरुद्ध है। अचानक वे उछल कर खड़े हो गए। आओ, उन्होंने कहा, आओ, हमें देखना और कार्य करना चाहिए। शैतान हो या न हो, या सारे शैतान एक साथ ही क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिर भी उससे लड़ना होगा। वे अपना बैग लेने के लिए हॉल के दरवाजे की ओर गए और हम दोनों साथ मिलकर लूसी के कमरे में ऊपर गए। एक बार फिर मैंने पर्दा ऊपर उठाया, जबकि वैन हेल्सिंग बिस्तर की ओर बढ़े। इस बार जब उन्होंने उस बेचारी चेहरे को देखा, जो पहले की तरह ही भयानक, मोम जैसी पीली आभा से ढका था, तो वे चौंके नहीं। उनके चेहरे पर कठोर विषाद और असीम करुणा की छाया थी, जैसा मैंने अपेक्षा की थी। उन्होंने बुदबुदाया, अपने उस फुसफुसाते स्वर में जिसका अर्थ बहुत गहरा होता था। बिना एक शब्द कहे वे गए और दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया, और फिर छोटी मेज पर रक्त संचार के एक और ऑपरेशन के लिए उपकरण सजाने लगे। मैं तो बहुत पहले ही इसकी आवश्यकता समझ चुका था और अपना कोट उतारने लगा था, पर उन्होंने चेतावनी भरे हाथ से मुझे रोक दिया। नहीं, उन्होंने कहा, आज तुम्हें ऑपरेशन करना होगा। रक्त मैं दूंगा, तुम पहले ही कमजोर हो चुके हो। ये कहते हुए उन्होंने अपना कोट उतारा और अपनी कमीज की बाह ऊपर चढ़ा ली। फिर से वही ऑपरेशन, फिर से बेहोशी की दवा, फिर से राखसी पीली गालों पर कुछ रंग लौट आया और स्वस्थ नींद की नियमित सांसें चलने लगी। इस बार मैं देखता रहा, जबकि वैन हेल्सिंग ने स्वयं को संभाला और विश्राम किया। कुछ देर बाद उन्होंने अवसर पाकर मिसेस वेस्टेनरा से कहा कि वे उनसे पूछे बिना लूसी के कमरे से कुछ भी न हटाएं, कि वे फूल औषधीय महत्व रखते हैं और उनकी गंध में सांस लेना उपचार की पद्धति का एक भाग है। फिर उन्होंने स्वयं ही मामले की देखभाल अपने हाथ में ले ली, ये कहते हुए कि वे इस रात और अगली रात निगरानी करेंगे, और जब मुझे आने की आवश्यकता होगी तो संदेश भेज देंगे। लगभग 1 घंटे बाद लूसी अपनी नींद से जागी, ताजगी और चमक के साथ, और मानो अपनी भयानक परीक्षा के बाद भी अधिक बुरी स्थिति में नहीं थी। ये सब क्या अर्थ रखता है? मैं सोचने लगा हूं कि कहीं पागलों के बीच लंबे समय तक रहने की मेरी आदत का प्रभाव मेरे अपने मस्तिष्क पर तो नहीं पड़ने लगा है। लूसी वेस्टेनरा की डायरी, 17 सितंबर, 4 दिन और रातों की शांति। मैं फिर से इतनी सशक्त होती जा रही हूं कि स्वयं को पहचानना कठिन लग रहा है, मानो मैं किसी लंबे दुस्वप्न से गुजरकर अभी अभी जागी हूं। सुंदर धूप को देख रही हूं और सुबह की ताजी हवा को अपने चारों ओर महसूस कर रही हूं। मुझे धुंधली सी आधी याद है उन लंबे, चिंतित प्रतीक्षा और भय के समयों की। ऐसा अंधकार जिसमें आशा का दर्द भी नहीं था, जो वर्तमान पीड़ा को और तीव्र बना सके। और फिर लंबे समय का विस्मरण और जीवन में फिर से लौटना, जैसे कोई गोताखोर भारी जलदबाव को चीरकर ऊपर आता हो। परंतु जब से डॉ वैन हेल्सिंग मेरे साथ है, ये सारा बुरा स्वप्न मानो समाप्त हो गया है। वे आवाजें जो मुझे भयभीत कर देती थी, खिड़कियों पर फड़फड़ाहट, वे दूर की आवाजें जो मुझे अत्यंत निकट प्रतीत होती थी, वे कठोर ध्वनियां जो न जाने कहां से आती थी,
और मुझे न जाने क्या करने का आदेश देती थी। सब समाप्त हो चुकी है। अब मैं बिना किसी भय के सोने जाती हूं। जागे रहने का प्रयास भी नहीं करती। मुझे लहसुन से तो अब विशेष लगाव हो गया है और हर दिन हार्लेम से मेरे लिए एक डिब्बा भरकर आता है। आज रात डॉ वैन हेल्सिंग जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक दिन के लिए एम्स्टर्डम जाना है, पर मुझे पहरे की आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी स्वस्थ हूं कि अकेली छोड़ी जा सकती हूं। ईश्वर का धन्यवाद मां के लिए और प्रिय आर्थर के लिए और हमारे सभी मित्रों के लिए जो इतने दयालु रहे हैं। मुझे तो परिवर्तन का आभास भी नहीं होगा क्योंकि पिछली रात डॉक्टर वैन हेल्सिंग अधिकतर समय अपनी कुर्सी पर ही सोए रहे। जब मैं जगी तो 2 बार उन्हें सोता पाया, पर मुझे फिर से सोने में भय नहीं हुआ। यद्यपि डालिया या चमगादड़ या कुछ और लगभग क्रोधपूर्वक खिड़की के शीशों से टकराते रहे। पॉल मॉल गजेट, 18 सितंबर। भागा हुआ भेड़िया। हमारे संवाददाता का संकटपूर्ण साहसिक अनुभव। प्राणी संग्रहालय के रक्षक से साक्षात्कार। अनेक पूछताछों और लगभग उतने ही इनकारों के बाद और बार बार पॉल मॉल गजेट शब्दों को किसी तावीज की तरह प्रयोग करते हुए मैं अंततः प्राणी संग्रहालय के उस भाग के रक्षक तक पहुंच सका जिसमें भेड़िया विभाग शामिल है। थॉमस बिल्डर हाथी घर के पीछे बाड़े के भीतर बने एक कॉटेज में रहता है और जब मैं उसे मिला तो वो अपनी चाय के लिए बैठ ही रहा था। थॉमस और उसकी पत्नी आतिथ्यशील लोग हैं, वृद्ध और संतानहीन, और यदि उनकी आतिथ्य सत्कार का जो नमूना मुझे मिला वो औसत ही है तो उनका जीवन काफी सुखद होना चाहिए। रक्षक ने भोजन समाप्त होने से पहले, जिसे वो व्यवसाय कहता था, उस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और जब हम सब संतुष्ट हो गए तो मेज साफ कर दी गई। फिर उसने अपनी पाइप सुलगाई और कहा, अब साहब, आप आगे बढ़कर जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। भोजन से पहले पेशेवर विषयों पर बात न करने के लिए मुझे माफ करेंगे। मैं अपने विभाग के भेड़ियों, सियारों और लकर बग्घों को उनकी चाय दे देता हूं। तब जाकर उनसे सवाल पूछना शुरू करता हूं। आपका क्या मतलब है उनसे सवाल पूछना? मैंने पूछा। उसे बातूनी बनाने की इच्छा से डंडे से उनके सिर पर ठोंक देना एक तरीका है, और जब कोई साहब अपनी लड़कियों को थोड़ा दिखावा करना चाहते हैं तो उनके कान खुजला देना दूसरा तरीका। पहले वाले से मुझे ज्यादा आपत्ति नहीं, यानी खाने से पहले डंडा मारने से, पर कान खुजलाने का काम मैं तब करता हूं जब वे अपना शेरी और कॉफी पी चुके होते हैं। यूं कहिए, ध्यान रखिए, उसने दार्शनिक भाव से जोड़ा, हम में भी और उन जानवरों में भी एक जैसी प्रकृति बहुत है। आप यहां आए और मेरे काम के बारे में सवाल करने लगे और मैं इतना खींचा हुआ था कि अगर आपकी चमचमाती आधी गिन्नी न होती तो पहले आपको उड़ जाने देता, फिर जवाब देता। यहां तक कि जब आपने व्यंग्य में पूछा कि क्या आप सुपरिंटेंडेंट से पूछ लें कि आपको मुझसे सवाल करने की अनुमति है या नहीं, तो क्या मैंने बिना बुरा माने आपको जहन्नुम में जाओ नहीं कहा था? हां, आपने कहा था, और जब आपने कहा कि अश्लील भाषा इस्तेमाल करने के लिए मेरी शिकायत करेंगे, तो वो भी मेरे सिर पर डंडा मारने जैसा ही था। लेकिन उस आधी गिन्नी ने सब ठीक कर दिया। मैं लड़ने वाला नहीं था, इसलिए खाने का इंतजार किया और अपने कटोरे के साथ वही किया जैसा भेड़िए, शेर और बाघ करते हैं। पर अरे, भगवान आपके दिल को खुश रखे। अब जब बूढ़ी औरत ने अपने चाय केक का एक टुकड़ा मुझे खिला दिया है और अपनी पुरानी चायदानी से मुझे अच्छे से धो पोंछ दिया है और मैंने पाइप भी सुलगा ली है, तो आप जितना चाहें मेरे कान खुजला लीजिए, मुझसे एक गुर्राहट भी नहीं निकलेगी। अपने सवाल आगे बढ़ाइए। मैं जानता हूं आप किस बात पर आ रहे हैं। वही भागा हुआ भेड़िया। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना दृष्टिकोण बताइए। बस मुझे बताइए ये कैसे हुआ, और जब मैं तथ्य जान लूंगा तो आपसे पूछूंगा कि आपके अनुसार इसका कारण क्या था और आपको क्या लगता है कि ये पूरा मामला कैसे समाप्त होगा। ठीक है गवर्नर, ये रही पूरी कहानी। वो भेड़िया जिसे हम बरसीकर कहते थे, 3 धूसर भेड़ियों में से एक था जो नॉर्वे से जैमराग के पास आए थे
और जिन्हें हमने 4 साल पहले उससे खरीदा था। वो एक अच्छा, शालीन भेड़िया था जिसने कभी कोई परेशानी नहीं दी। उसके भागने की चाह पर मुझे यहाँ के किसी भी और जानवर से ज्यादा आश्चर्य हुआ। लेकिन खैर, आप भेड़ियों पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना औरतों पर। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, साहब, मिसेस टॉम ने हंसते हुए बीच में कहा। ये इतने लंबे समय से जानवरों की देखभाल कर रहे हैं कि भगवान जाने खुद भी बूढ़े भेड़िए जैसे हो गए हैं। पर इनमें कोई बुराई नहीं है। खैर, साहब, कल खाना खिलाने के लगभग 2 घंटे बाद मैंने पहली बार हलचल सुनी। मैं बंदर घर में एक बीमार युवा प्यूमा के लिए बिछौना तैयार कर रहा था। पर जैसे ही मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, तुरंत आ गया। वहां बरसी कर पागलों की तरह सलाखों को फाड़ने पर उतारू था, मानो बाहर निकलना चाहता हो। उस दिन ज्यादा लोग नहीं थे और पास में केवल एक आदमी था, लंबा, दुबला, हुक्सी नाक और नुकीली दाढ़ी वाला, जिसमें कुछ सफेद बाल झलक रहे थे। उसकी नजर सख्त और ठंडी थी और आंखें लाल थी। और मुझे उससे एक तरह की चिढ़ सी हुई, क्योंकि ऐसा लगा मानो जानवर उसी से चिढ़े हुए हों। उसने अपने हाथों में सफेद किचमड़े के दस्ताने पहन रखे थे और उसने जानवरों की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, कीपर, ये भेड़िए किसी बात से परेशान लगते हैं। शायद आपसे, मैंने कहा, क्योंकि मुझे उसका अंदाज पसंद नहीं आया। वो नाराज नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, बल्कि उसने एक तरह की धृष्ट मुस्कान दी। उसके मुंह में सफेद, नुकीले दांत चमक रहे थे। ओ नहीं, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, उसने कहा। ओ हां, करेंगे, मैंने उसकी नकल करते हुए कहा। उन्हें तो चाय के समय दांत साफ करने के लिए 1-2 हड्डियां पसंद होती हैं, और आपके पास तो जैसे पूरा थैला है। अजीब बात यह थी कि जब जानवरों ने हमें बात करते देखा तो वे लेट गए, और जब मैं बरसीकर के पास गया तो उसने हमेशा की तरह मुझे अपने कान सहलाने दिए। वो आदमी भी पास आया, और भगवान कसम, उसने भी हाथ बढ़ाकर बूढ़े भेड़िए के कान सहला दिए। सावधान रहिए, मैंने कहा। बरसीकर तेज है, कोई बात नहीं, उसने कहा। मैं इनका आदी हूं। क्या आप भी इसी धंधे में हैं? मैंने टोपी उतारते हुए पूछा, क्योंकि जो आदमी भेड़ियों वगैरह का व्यापार करता हो, वो रक्षकों का अच्छा मित्र होता है। नहीं, उसने कहा, ठीक ठीक इस धंधे में नहीं, पर मैंने कईयों को पालतू बनाया है। और ये कहकर उसने किसी लॉर्ड की तरह शिष्टता से अपनी टोपी उठाई और चला गया। बूढ़ा बरसीकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गया, और फिर जाकर एक कोने में लेट गया और पूरी शाम बाहर नहीं निकला। खैर, कल रात जैसे ही चांद निकला, यहां के सारे भेड़िए हुआ हुआ करने लगे। उनके हुआ हुआ करने की कोई वजह नहीं थी। पास में कोई नहीं था, सिवाय किसी के जो पार्क रोड के पीछे बगीचों की ओर कहीं किसी कुत्ते को पुकार रहा था। 1-2 बार मैं बाहर ये देखने गया कि सब ठीक है या नहीं, और सब ठीक था। फिर हुआ हुआ बंद हो गई। 12 बजने से ठीक पहले मैं सोने से पहले एक चक्कर लगाने गया, और कसम से जब मैं बूढ़े बरसीकर के पिंजरे के सामने पहुंचा तो देखा कि सलाखें टूटी और मुड़ी हुई है और पिंजरा खाली है। बस, पक्के तौर पर मुझे इतना ही पता है। क्या किसी और ने कुछ देखा? हमारे एक माली उसी समय किसी दावत से घर लौट रहा था जब उसने एक बड़ा धूसर कुत्ता बगीचे की झाड़ियों से निकलते देखा। कम से कम वो ऐसा कहता है, पर मैं इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर सच में देखा होता तो घर पहुंचकर अपनी बीवी से जरूर कहता। और उसने तो तभी याद किया जब भेड़िए के भागने की खबर फैल गई और हम सारी रात पार्क में बरसीकर को ढूंढते रहे। मेरा तो मानना है कि उस दावत का असर उसके सिर पर चढ़ गया था। अब, मिस्टर बिल्डर, क्या आप किसी तरह भेड़िए के भागने का कारण बता सकते हैं? खैर, साहब, उसने कुछ संकोची सी विनम्रता के साथ कहा, मुझे लगता है बता सकता हूं, पर पता नहीं आपको ये सिद्धांत पसंद आएगा या नहीं। निश्चय ही आएगा। आप जैसे आदमी जो अनुभव से जानवरों को जानते हैं, यदि कोई अच्छा अनुमान न लगा सके तो फिर कौन लगाएगा?
तो फिर साहब, मैं इसे यूं समझता हूं, मुझे लगता है कि वो भेड़िया भागा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता था। जिस जोरदार ढंग से थॉमस और उसकी पत्नी दोनों इस मजाक पर हंसे, उससे मुझे समझ में आ गया कि ये पहले भी काम आ चुका है और पूरी व्याख्या केवल एक चालाक मजाक भर थी। मैं उस योग्य थॉमस से हंसी मजाक में मुकाबला नहीं कर सकता था, पर मुझे लगा कि उसके दिल तक पहुंचने का एक पक्का तरीका है। इसलिए मैंने कहा, अब मिस्टर बिल्डर, मान लीजिए वो आधी गिन्नी खर्च हो गई और उसकी ये जुड़वा भाई तब मिलेगा जब आप मुझे बताएंगे कि आपके विचार में आगे क्या होगा। ठीक है साहब, उसने फुर्ती से कहा, आप मुझे छेड़ने के लिए माफ करेंगे, ये तो जानता हूं, पर यहां बूढ़ी औरत ने मुझे आंख मारी, जिसका मतलब था कि बात जारी रखूं। अरे, मैंने कब? बूढ़ी महिला ने कहा, मेरा मत यह है कि वो भेड़िया कहीं छिपा हुआ है। उस माली ने, जिसे पहले कुछ याद नहीं था, कहा कि वो उत्तर की ओर घोड़े से भी तेज दौड़ रहा था। पर मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि देखिए साहब, भेड़िए घोड़ों की तरह सरपट नहीं दौड़ते, जैसे कुत्ते भी नहीं दौड़ते। उनकी बनावट ही ऐसी नहीं है। कहानी की किताबों में भेड़िए बड़े शानदार लगते हैं, और मैं मानता हूं कि जब वे झुंड में होते हैं और किसी ऐसे का पीछा करते हैं जो उनसे ज्यादा डरा हुआ हो, तो वे बड़ा शोर मचा सकते हैं और उसे चट कर सकते हैं, जो भी हो। पर भगवान कसम, असल जिंदगी में भेड़िया बस एक साधारण जीव है, अच्छे कुत्ते जितना चतुर या साहसी भी नहीं, और उसमें लड़ने की ताकत भी उसका चौथाई नहीं। ये वाला तो न लड़ने का आदी है, न खुद शिकार करने का, और ज्यादा संभावना है कि वो पार्क के आसपास कहीं छिपा काप रहा हो, और अगर सोच भी रहा हो तो यही कि अपना नाश्ता कहां से पाएगा, या शायद किसी तहखाने में घुस गया हो और कोयले के कमरे में बैठा हो। अरे, कोई रसोइया तो बड़ा डर जाएगा जब अंधेरे में उसकी हरी आंखें चमकती दिखेंगी। अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो ढूंढेगा ही, और शायद किसी कसाई की दुकान तक पहुंच जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और कोई आया अपनी दाई के साथ टहलने चली जाए, या किसी सिपाही के साथ, और बच्चे को गाड़ी में छोड़ दे, तो फिर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर जनगणना में एक बच्चा कम हो जाए। बस इतना ही। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।